भारत का संविधान। लेकिन एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार इतनी शक्तिशाली क्यों है? और क्यों 26 नवंबर और 26 जनवरी दोनों अलग-अलग दिन इतने इम्पोर्टेंट हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में आने वाले सवाल 90% कैंडिडेट गलत कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पॉलिटी विद PYQ बाय मिस्टर हिमांशु सर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आए, कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर पूछिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्र को इतनी पावर क्यों दी गई, प्रस्तावना क्या है और इसमें क्या बदलाव हुए। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के बीच के कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे और किसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अंत में हम सॉल्व करेंगे 4 एग्जाम बेस्ड PYQ जो सीधे आपके पेपर में आ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हमारी सहयोगी गार्गी आपको पूरे लेक्चर की ऐसी रिवीजन देंगी जो एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी को बूस्ट कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर केंद्र को इतनी ज़्यादा पावर क्यों दी गई। इसका रीजन पूरी तरह से हमारी उस वक्त की हिस्ट्री में छुपा है। देखो, जब संविधान लिखा जा रहा था, इंडिया पार्टीशन के भयंकर दर्द से गुजर रहा था। हाँ, और ऊपर से हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे। वही तो, ऐसे माहौल में अगर यूएस की तरह स्टेट्स को ज्यादा पावर दे दी जाती या उन्हें यूनियन से अलग होने का राइट दे दिया जाता, तो पूरा डर था कि देश के पता नहीं कितने टुकड़े हो जाते। ओह, तो यूनिटी मेंटेन करने के लिए सेंटर को स्ट्रांग बनाया। बिल्कुल, मेकर्स ने जानबूझकर कनाडा का मॉडल चुना ताकि देश की इंटेग्रिटी बची रहे और पूरा देश एक धागे में जुड़ा रहे। ये पॉइंट सच में आंखें खोलने वाला है कि हर एक आर्टिकल के पीछे कितना डीपली सोचा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पूरे संविधान की आत्मा की, यानी हमारे प्रियम्बल, प्रस्तावना की। प्रियम्बल तो प्रैक्टिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड कैसे? क्योंकि ये एक सिंगल पेज में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, उसके कोर वैल्यूज और अल्टीमेट गोल्स को समराइज कर देता है। इसकी जो स्टार्टिंग लाइन है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, ये लाइन तो अपने आप में बहुत पावरफुल फील होती है ही। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक बोल्ड डिक्लेरेशन है। ये क्लियर करता है कि इस संविधान को उसकी पावर किसी ब्रिटिश अथॉरिटी या किसी राजा महाराजा से नहीं मिल रही है, बल्कि देश की आम जनता से मिल रही है। एग्जैक्टली। अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर भारत की जनता ही है। राइट। अब प्रियम्बल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट मेंशन की गई है, 26 नवंबर 1949, और इस दिन को हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन एस्पिरेंट्स अक्सर 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के बीच में बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन परमानेंटली क्लियर करना जरूरी है। देखो, प्रियम्बल के एंड में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट और इनैक्ट करते हैं, यानी अपनाते हैं। हाँ, ये वो एग्जैक्ट दिन था जब ड्राफ्टिंग का काम पूरा हो गया था और डॉक्यूमेंट पास हो गया था। लेकिन इस पूरे संविधान को ऑफिशियली कॉमेंस यानी लागू कब किया गया? वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जब सब तैयार था तो 2 महीने का वेट क्यों? क्योंकि 1930 में ठीक 26 जनवरी को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन लिया था। उस हिस्टोरिकल डेट को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए ही उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए 26 जनवरी चुना। क्या बात है, हर चीज के पीछे इतना सॉलिड रीजन है। अच्छा, एक डिबेट और काफी होती है प्रियम्बल पर। जो वर्ड्स आज हम अपनी प्रियम्बल में पढ़ते हैं, क्या 1949 में मेकर्स ने एग्जैक्ट यही प्रियम्बल लिखी थी? नहीं, ओरिजिनल प्रियम्बल और आज के प्रियम्बल में थोड़ा फर्क है। जो ओरिजिनल वर्जन था उसमें इंडिया को सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था। राइट। लेकिन बाद में 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी, तब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। उस अमेंडमेंट के थ्रू इसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ओह, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल। और ये 42nd अमेंडमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बुलाया जाता है। वाओ। अब हमने इतनी सारी हिस्टोरिकल और कंसेप्चुअल डिटेल्स कवर तो कर ली हैं, लेकिन रियल चैलेंज तो एग्जामिनेशन हॉल में आता है ना। उस प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में इन कॉन्सेप्ट्स को
एमसीक्यू फॉर्मेट में अप्लाई करना काफी ट्रिकी होता है। सही बात है, वहां पे फैक्ट्स मिक्स होने लगते हैं। तो चलिए एग्जाम पेपर सेट करने वालों का माइंडसेट समझने के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि एक्चुअली थ्योरी को एमसीक्यूज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बिल्कुल, पीवाईक्यू से हमें बेसिकली एग्जामिनर का माइंड रीड करने का आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे वो ट्रैप सेट करेंगे। तो ठीक है, पहला पीवाईक्यू मैं पढ़ती हूँ। सवाल है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? और इसके ऑप्शंस हैं ए सी राजागोपालाचारी, और इसके ऑप्शंस हैं बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसके ऑप्शंस हैं सी TT कृष्णमाचारी, और इसके ऑप्शंस हैं डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसका आंसर तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही फ्रेंच ट्रेडिशन वाले कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था। जी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, वो सीनियर मोस्ट थे इसलिए। राइट। लेकिन यूपीएससी प्रिपरेशन का एक गोल्डन रूल है, सिर्फ करेक्ट आंसर पता होना इनफ नहीं है, आपको ये भी शाबली क्लियर होना चाहिए कि बाकी के 3 ऑप्शंस गलत क्यों हैं। ओ, एलिमिनेशन फंडा क्लियर करना। तो चलिए बाकी ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर आंसर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर स्पेसिफिकली ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ना कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये डिस्टिंक्शन याद रखना जरूरी है। और बाकी के 2? TT कृष्णामाचारी का रिलेशन फाइनेंस और कॉमर्स फील्ड से ज्यादा था, और अगर सी राजागोपालाचारी की बात करें तो वो इंडिपेंडेंस के बाद फ्री इंडिया के पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल बने थे। उनका असेंबली की इनिशियल प्रेसिडेंसी से कोई कनेक्शन था ही नहीं। ब्रिलियंट, ऑप्शन से ही नए फैक्ट्स रिवाइज हो गए। अब आते हैं पीवाईक्यू नंबर 2 पर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अक्सर एस्पिरेंट्स इस सवाल में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड देखते ही सीधा डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम ढूंढकर उस पर टिक कराते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और डॉक्टर अम्बेडकर का नाम परमानेंटली एक साथ लिंक्ड है, और यहीं वो एग्जामिनर के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। वही तो। इसका असल और सही जवाब जवाहरलाल नेहरू है। हमने अभी आर्किटेक्ट और इंजीनियर वाले एग्जाम्पल में डिस्कस किया ही था कि अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी संभाल रहे थे। तो इसको याद रखने की कोई अच्छी ट्रिक है क्या? एक बहुत सॉलिड एलिमिनेशन ट्रिक है। जब भी एग्जाम में कमेटी के नाम में यूनियन वर्ड आए, जैसे कि यूनियन पावर्स कमेटी या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो आंख बंद करके जवाहरलाल नेहरू मार्क कर दो। 99% केसेस में वही सही होगा। वाओ, ये ट्रिक टाइम बचाने के लिए परफेक्ट है। चलिए अब देखते हैं पीवाईक्यू 3। ये एक्चुअली एक मैच दी कॉलम वाला सवाल है। इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज को उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज से मैच करना है। लिस्ट में 4 आइटम्स हैं, DSP, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्करेंट लिस्ट, और आखिरी है यूनियन ऑफ स्टेट्स विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसको सॉल्व करने का फ्लो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले DSP, इसे मैच करिए आयरलैंड से। ओके, DSP टू आयरलैंड। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब राइट्स एक सिटीजन के लिए सबसे पावरफुल टूल होते हैं, और उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी कौन थी? USA। तो फंडामेंटल राइट्स आए USA से। लॉजिकल है। और कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियरली ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। और लास्ट बचा स्ट्रॉन्ग सेंटर का आइडिया। जहां भी सेंटर को एक्स्ट्रा पावर्स देने की या रेजिड्यूरी पावर्स को सेंटर के पास रखने की बात आए, वहां हमेशा कनाडा को टिक करना है। ग्रेट। चलिए अब आखिरी पीवाईक्यू लेते हैं। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है और कंप्लीटली टर्म्स के खेल पर बेस्ड है। प्रियम्बल में X की जगह पर कौन सी डेट आएगी? लाइन ये है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस X do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। और ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग है। A 26 Jan 1950, और ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग है। B 26 November 1949, और ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग है। C 26 Jan 1949। अब देखो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना पूरा सेंटेंस पढ़े जल्दबाजी में 26 जनवरी 1950 चूज कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से रिपब्लिक डे की वही डेट दिमाग में हार्डवायर्ड है। हाँ, एग्जैक्टली। रिपब्लिक डे आते ही दिमाग उधर ही जाता है। लेकिन इसमें कैच है। लाइन में क्लियरली 2 वर्ड्स यूज हुए हैं, अडॉप्ट और इनैक्ट। जैसा कि हमने अभी कवर किया, पूरा संविधान एनफोर्स या लागू जरूर 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन प्रीएम्बल में जो औपचारिक तौर पर अपनाने की या अडॉप्ट करने की डेट मेंशन है वो 26 नवंबर 1949 ही है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका तो एक ही मॉरल निकलता है, एग्जाम में क्वेश्चन की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार सवाल ही आधा जवाब दे देता है। बिल्कुल, पेशेंस और रीडिंग प्रैक्टिस ही ऐसी सिली मिस्टेक से बचा सकती है। सही कहा।
अब टाइम आ गया है आज के इस डीप डाइव को कंक्लूड करने का। तो एग्जाम से ठीक पहले वाली जो एंजाइटी होती है उसको बीट करने के लिए एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन समरी हो जाए। बिल्कुल, बुलेट पॉइंट्स में समराइज करते हैं। 1857 के सिपोय म्यूटिनी के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। डन। पॉइंट 2, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग में फ्रेंच ट्रेडिशन फॉलो किया गया और सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने। राइट, परमानेंट प्रसाद जी थे। पॉइंट 3, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को नेहरू जी लीड कर रहे थे, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी को डॉक्टर BR अम्बेडकर लीड कर रहे थे। यूनियन मतलब नेहरू, क्लियर है। पॉइंट 4, सोर्सेज की बात करें तो DSP आयरलैंड से, फंडामेंटल राइट्स USA से, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से और स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया गया। ओके। और आखिरी पॉइंट 5, प्रियम्बल को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड्स हैं वो ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे, उन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। एकदम क्रिस्प और टू द पॉइंट। मुझे लगता है प्रिपरेशन कर रहे सभी लोगों के लिए ये डिटेल सेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होगा। जाने से पहले ना मैं यहाँ एक ऐसा थॉट छोड़ना चाहती हूँ जो सिर्फ प्रीलिम्स नहीं बल्कि मेंस एग्जाम के लिए भी सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। ओ प्लीज, जरूर। देखिए, यूपीएससी मेंस 2021 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संविधानिक नैतिकता पर एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया था। प्रियम्बल में जो शब्द लिखे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सिर्फ पेपर पर प्रिंट की हुई थोड़ी सी स्याही नहीं है। बिल्कुल, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। सही कहा। तो असल सवाल ये है कि क्या हमारी आज की सोसाइटी उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जेन्युइनली जी रही है जिसकी उम्मीद उन ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने की थी? जब आप रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोसाइटी में हो रही चीजों को देखते हैं या सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट्स आते हैं, तो खुद से पूछना, संविधान तो बन गया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, लेकिन क्या संविधान की आत्मा आज भी वैसे ही सुरक्षित है? इस डीप पर्सपेक्टिव पर जरूर विचार करना। ये सच में बहुत डीप और रेलेवेंट फूड फॉर थॉट है। मेंस के आंसर राइटिंग में जब हम ऐसी डेप्थ और एनालिटिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं तभी हाईएस्ट मार्क्स फेच होते हैं। वही तो, फैक्चुअल नॉलेज के साथ एनालिटिकल थिंकिंग का बैलेंस ही आखिर में रैंक दिलवाता है। नेक्स्ट वीडियो विल कवर टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और अगर आज की डिटेल्ड पॉलिटी रिवीजन सबको काम की लगी हो, कॉन्सेप्ट का फंडा क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उस स्टडी पार्टनर या दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे पॉलिटी रिवाइज करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।